आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एकदम बिल्कुल भिन्न और नए किस्म के विषय में बात करेंगे। वो ये कि जब से इंटरनेट, सोशल मीडिया आया है, तो इस इंटरनेट, सोशल मीडिया में एक चीज बड़े फिनोमेना के तौर पर उभर के आई है। वो ये कि जो एमेच्योर लोग हैं, वे बहुत ही एग्रेसिव हैं। और ये जो एक फिनोमेना है कि एमेच्योर लोग, वे एक तरह से इंटरनेट का अ, अ, इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, और वे इसके जरिए संस्कृति पर हमले बोल रहे हैं, विशेषज्ञों पर हमले बोल रहे हैं। अब ये इमेच्योर लोग हैं, जो अपरिपक्व लोग हैं, इनके इस आचरण का एक विश्लेषण करते हुए एक पुस्तक मेरे जेहन से गुजरी। काफी दिन पहले पढ़ी थी मैंने वो पुस्तक। पुस्तक का नाम था द कल्ट ऑफ एमेच्योर, हाउ टुडे इंटरनेट इज किलिंग अवर कल्चर। एंड्रू कीन की पुस्तक थी ये। 2007 में आई थी ये पुस्तक, और उसी के आसपास मैंने पढ़ी थी जब मैं मीडिया पर काम कर रहा था लगातार। अचानक उसके कुछ नोट्स मेरे जहन से सामने आए, क्योंकि मैं लगातार एक फिनोमेना देख रहा हूं कि जैसे कि भारत में प्रवृत्ति है कि भारत में एक अशिक्षित व्यक्ति भी शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस पर उपदेश देता है। जिसने कभी साहित्य की किसी विधा के बारे में गंभीरता से पढ़ा नहीं है, वह भी बताता है कि कहानी कैसे लिखी जानी चाहिए, उपन्यास कैसे लिखा जाना चाहिए, आलोचना कैसी लिखी जानी चाहिए, और वो अपने हर वक्तव्य को आलोचना कहता है। उसने साहित्य की आलोचना लिखी नहीं है, साहित्य का कोई जैनर ठीक से पढ़ा नहीं है। हो सकता है उसके पास में डिग्री हो, किसी डिसिप्लिन की, उसके पास में एमए बीए की कोई डिग्री हो, लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि वो मतलब विषय का जानकार है। तो इंटरनेट के आने के बाद में बड़ी संख्या में जो कम्युनिकेटर, यूजर हमारे सामने सोशल मीडिया में आ रहे हैं। मैं आए दिन ऐसे लोगों से दो चार होता रहता हूं। ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी में लिखते हैं, लेकिन न तो वो अपने डिसिप्लिन के बारे में जानते हैं, न वो साहित्य के किसी जैनर के बारे में जानते हैं, लेकिन वे उपदेश देते हैं आके। और मेरे बाल सफेद हो गए आलोचना पढ़ते पढ़ते। मैं क्लास 9 से आलोचना पढ़ रहा हूं। उन्होंने शायद जीवन में कभी एक आध पुस्तक देखी हो ऐसे लोगों ने। संस्कृत काव्य शास्त्र जिसे कहते हैं, उसे मुझे बचपन से पढ़ने का अभ्यास है, और पढ़ा है मैंने। मैंने परीक्षाएं दी हैं। और जब जेएनयू गया तो जाहिर है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के जो पाश्चात्य जो बहुत सारे स्कूल हैं नए, उन सब का भी गंभीरता से अध्ययन करने का मौका मिला। और बाद में तकरीबन 27-28 साल मैंने आलोचना एज ए जैनर को पढ़ाया, कंपेरेटिव लिटरेचर एज ए जैनर को पढ़ाया, डिसिप्लिन को पढ़ाया। साहित्य के इतिहास दर्शन को पढ़ाया। अच्छा, वो सब आते हैं। अब हम लोग कहते हैं इसे साहित्य में भड़बूजे। तो इंटरनेट पर भड़बूजों की भीड़ बहुत है, और ये दिक्कत है। इसी प्रसंग में मुझे ये बात मुझे क्यों याद आई, क्योंकि पिछले दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन वो घटना मैं एक बड़े फलक पर रख के देखना चाहता हूं कि इंटरनेट पर एमेच्योर लोग जब आते हैं, और वे यूजर हैं, वो कम्युनिकेटर हैं, वो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन वे एमेच्योर। उन्हें संस्कृति की, उन्हें
साहित्य की विधाओं की कोई समझ नहीं, लेकिन वो संस्कृति पर, साहित्य पर आए दिन अपनी सेखियां बखारते रहते हैं। तो ये एक बड़ी बड़ी दिक्कत के तौर पर मैं देख रहा हूं। ये जो अपरिपक्व जो संप्रेषक है, इस अपरिपक्व संप्रेषक में गजब का आत्मविश्वास होता है। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा, एंड्रू कीन ने बहुत सही कहा है कि ये एक तरह से डिजिटल रिवॉल्यूशन का नायक है। ये जो यूजर है जो कि इंटरनेट पर सक्रिय है, सोशल मीडिया में सक्रिय है, उसका मानना है कि इंटरनेट का स्पेस उसका अपना स्पेस है। और इंटरनेट पर माई स्पेस के नाम से एक और तमाम पन्ने भी हैं, पूरा एक स्पेस भी है। गूगल से लेके यूट्यूब तक, इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर तक, फेसबुक से लेके विकीपीडिया तक, ब्लॉगिंग तक, इन पूरे के पूरे अपरिपक्व संप्रेषकों का पूरा दायरा फैला हुआ है। अंग्रेजी में इसे इमेच्योर इंटरनेट कम्युनिकेटर कहते हैं। ये एक तरह से, ये जो इमेच्योर जो कम्युनिकेटर है, जो हम लोग अपने हिंदी में उसका एक, मुझे उपयुक्त पदबंध यही लगता है कि अपरिपक्व संप्रेषक। ये अपरिपक्व संप्रेषक जो कि डिजिटल रेवोल्यूशन का नायक है, इसके अंदर एक तरह का डिजिटल सामंती बोध भी है। वो इस डिजिटल के नशे में रहता है, और इस डिजिटल सामंत ने संस्कृति, अर्थव्यवस्था, साहित्य, आलोचना, कविता, कहानी, इनकी अकल्पनीय क्षति की है। अब हमारे यहां हर एक व्यक्ति कविता लिख रहा है, वो कविता छाप रहा है, और उसका मानना है कि जो कविता लिख रहा है वो कविता कविता के लायक है और महान कविता है। तमाम ऐसी स्तरहीन चीजों से ब्लॉग भरे हुए अंग्रेजी, हिंदी के और दूसरी भाषाओं के, यूट्यूब भरा हुआ है, तमाम और दूसरे मीडियम मंच भरे हुए हैं। ये वे अनजान लोग हैं जिन्हें आप जानते नहीं है, लेकिन ये साहित्यकार के अहंकार में, डिजिटल के अहंकार में के नशे में डूबे हुए हैं। भीड़ पर जो नियम लागू होते हैं, उस वो नियम इन पर भी लागू होते हैं। एंड्रू स्कीन ने बहुत ही सही पदबंध का इस्तेमाल किया है। मैं चूंकि मथुरा में रहता हूं, तो वो पदबंध मुझे ज्यादा अपील करता है। उन्होंने कहा कि ये एक तरह के डिजिटल बंदर हैं, जो विभिन्न नामों और रूपों में बंदर की तरह सक्रिय रहते हैं। ये जो इमेच्योर कम्युनिकेटर है, और ये बंदर की तरह ही विभिन्न किस्म की सैद्धांत की लिखते रहते हैं। और इन लोगों को हम विभिन्न बुद्धिजीवियों पर, लेखकों पर, इंटेलेक्चुअल्स पर आए दिन हथियार भांजते हुए, उन पर हमला करते हुए, उनकी निंदा करते हुए, उन्हें गाली देते हुए, उन्हें रिजेक्ट करते हुए देख सकते हैं। तो ये जो नए किस्म के डिजिटल नायक और डिजिटल सामंत हैं, इनकी, और ये जो बंदर हैं, एंड्रू कीन का जो फ्रेज है जो उसने इस्तेमाल किया है, मैं इसके लिए एंड्रू कीन को धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मथुरा में रहते हुए एंड्रू कीन याद आए कि वो व्यक्ति था जिसने बंदर के से उपमा दी थी। ये जो अपरिपक्व डिजिटल कम्युनिकेटर है, ये डिजिटल सामंत की तरह, डिजिटल नायक की तरह सोशल मीडिया में रमण करता रहता है। ये करोड़ों की संख्या है इनकी।
और इन बंदरों ने पूरा स्पेस इंटरनेट का घेरा हुआ है। और इन बंदरों के लिए ये क्या है? ये इंटरनेट एक तरह जंगल है। और जाहिर है कि इंटरनेट पर ये सुविधा तो है कि आप अपना जो कुछ भी अपना छाप सकते हैं। तो ये सेल्फ पब्लिकेशन में लगे हुए हैं। और जैसे कि आदत है बंदर की, बंदर हर चीज अपनी जो पर्सनल होती है उसे बड़ी निर्लज्जता के साथ में सार्वजनिक करता रहता है। तो ये जो डिजिटल सामंत है, ये अपनी हर चीज बड़ी निर्लज्जता के साथ में सार्वजनिक करता रहता है, बंदर की तरह। निजी जीवन, निजी सेक्स, निजी सपने, निजी जीवन की और ऐसी बातें जिनका कि बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो पब्लिक करता है। निजी जीवन का अभाव भी वो पेश करता है, जो कि बंदर की आदत है। और ये जो कैनवास है, ये जो डिजिटल यूजर का, ये कैनवास बहुत बड़ा है। हर इंटरनेट यूजर जो सोशल मीडिया में है और जो अच्छे से गंभीरता से लिखते हैं, वो इन बंदरों से परेशान रहते हैं, जिन्हें आप इंटरनेट की भाषा में ट्रोल कहते हैं। और ट्रोल कहना वो ठीक नहीं, वो बंदर कहना ज्यादा ठीक होगा। अब हम एक बड़ी पिक्चर देखें, कैसी बड़ी पिक्चर है हमारे सामने। बड़ी पिक्चर यह है कि इंटरनेट पर 2024 के लेटेस्ट आंकड़े के आधार पर बात कर रहा हूं मैं आपसे। बड़ी पिक्चर यह है कि तकरीबन 600 मिलियन से अधिक ब्लॉग हैं इंटरनेट पर। और इन ब्लॉग की संख्या में तकरीबन 2028 तक 40% की वृद्धि होने का अनुमान है। यानी इन ब्लॉग पर प्रतिदिन, जो इंटरनेट पर सूचनाएं अवेलेबल हैं जिनके आधार पर मैंने डाटा दिया है, प्रत्येक दिन 6 मिलियन से अधिक पोस्ट इन ब्लॉग पर प्रकाशित होती हैं। वर्ड प्रेस पर 60 मिलियन ब्लॉग हैं। और इंटरनेट पर 43% वेबसाइट जो है वो वर्ड प्रेस ही संचालित करता है। सर्वे ये भी बताते हैं कि इंटरनेट पर जाने वाले जो 70% पाठक हैं, वे ऐसे ब्लॉग पढ़ना पसंद करते हैं जिनके शीर्षक में संख्याएं होती हैं। एक अच्छा खासा सेक्शन है ब्लॉग पढ़ने वालों का, 23% के करीब उनकी संख्या है, जो कि ये मानते हैं कि ब्लॉग में खराब सामग्री नहीं होनी चाहिए। और ब्लॉग की से मैं बात इसलिए शुरू कर रहा हूं कि ये जो एमेच्योर लेखन है, अपरिपक्व लेखन है, वो बड़ी संख्या में ब्लॉगिंग में आया और ब्लॉगिंग में आज उसका वर्चस्व है। तो इंटरनेट के ब्लॉगर्स, ब्लॉग के जो पाठक है, उनमें 23% पाठकों का यह मानना है कि जो खराब सामग्री होती है ब्लॉग में, वो उसकी ब्लॉग की विश्वसनीयता को नष्ट करती है। एक डाटा यह भी है कि सन 2014 से लेकर 2020 के दौरान अमेरिका स्थित जो ब्लॉगर्स हैं उनकी संख्या में 10 मिलियन की वृद्धि हुई है। अब एक दूसरा छोर है जो कि इस डिबेट का है, ये जो डिजिटल सामंतों का, वो ये कि इंटरनेट पर तकरीबन 1.9 बिलियन वेबसाइट है, इनमें 600 मिलियन ब्लॉग हैं, और हर साल 2 अरब से अधिक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित होती हैं। हर दिन 6 मिलियन नए पोस्ट आते हैं, और हर साल 2.5 बिलियन से ज्यादा पोस्ट सार्वजनिक होते हैं।
सबसे पहला ब्लॉग पोस्ट सन 1994 में जस्टिन हॉल ने प्रकाशित किया था, और तब से ये मसला शुरू हुआ। तो आज स्थिति है कि ये जो डिजिटल जो बंदर हैं, इन्होंने पूरा का पूरा स्पेस घेर लिया। ये जो एमेच्योर जो लोग हैं, होता है ना, आपने कोई साहित्य पर एक लेख लिखा और एक व्यक्ति आया, उसने कहा बड़ा स्तरहीन लेख है, आप तो प्रोफेसर हैं, आप ऐसा स्तरहीन। अच्छा, उस व्यक्ति को साहित्य का एबीसीडी नहीं आती, वो साहित्य की कभी उसने ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उसके उपदेश आप इंटरनेट पर देखिए। उसने कभी साहित्य पर लिखा नहीं, और जिसने साहित्य पर लिखा है उसने साहित्य के नियम पढ़े नहीं, लेकिन वो उपदेश देगा। और डिजिटल सामंत की तरह वो पेश आएगा कि मैं कह रहा हूं कि आपका लिखा गलत है तो गलत है, खराब है तो खराब है, और मानिए इसे। ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है, और ऐसा लिखने वालों की पोस्ट करोड़ों में है। ये जो मैं डाटा दे रहा हूं आपको, ये डाटा इसलिए नहीं दे रहा हूं, ये डाटा इसलिए दे रहा हूं कि आपको ये पता चले कि ये खाली बीमारी हिंदी में ही नहीं है। कभी शंभुनाथ शुक्ला बोलते रहते हैं, कभी कनक तिवारी जी बोलते रहते हैं, वो इतने सीनियर लॉयर हैं। मैं आए दिन फेस करता हूं इसे, और भी लोग हैं जो फेस करते हैं इस नॉनसेंस को। मुश्किल यह है कि ये डिजिटल बंदर हैं। और एंड्रू कीज ने बहुत सही नाम दिया, ये एमेच्योर जो डिजिटल कम्युनिकेटर है, जो कि बंदर है। जस्टिन हॉल ने जो 1994 में पहला ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया, उसके बाद से ब्लॉग की मार्केट एकदम खुल निकली। सन 2023 से लेकर 2027 के बीच में वैश्विक स्तर पर जो कंटेंट है, अंतर्वस्तु, उसमें 16.37% की वृद्धि होने का अनुमान है। यानी जो पूरा ब्लॉगिंग का जो बाजार है, मार्केट है, वो करीब 584.2 बिलियन डॉलर का मार्केट है। विभिन्न सिस्टम है, मंच है, जैसे वर्ड प्रेस है, ऐसे और भी सिस्टम है जो कि ब्लॉगिंग को संचालित करते हैं। एक सिस्टम है, मंच है, जो कि टम्बलर के नाम से है। वहां 518 मिलियन से अधिक ब्लॉग हैं, और यह संख्या वर्ड प्रेस जिन ब्लॉग को संचालित करता है उससे अधिक है। यह दुनिया का सबसे जनप्रिय ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। टम्बलर से कम ब्लॉग है वर्ड प्रेस में, लेकिन वर्ड प्रेस के प्लेटफॉर्म पर कम ब्लॉग होने के बावजूद वर्ड प्रेस में जो के ब्लॉग में जो लोग लिखते हैं, वहां तकरीबन 70 मिलियन नए पोस्ट वो प्रकाशित करते हैं, और जो वहां यूजर हैं वो हर महीने तकरीबन 77 मिलियन नई टिप्पणियां जोड़ते हैं, और हर महीने 400 मिलियन से अधिक वर्ड प्रेस देखे जाते हैं। इसी तरह 2019 तक का जो अध्ययन हमारे सामने है, उसमें यूमास डॉट माउथ एक संस्था है जो कि मीडिया का और खासतौर पर साइबर मीडिया का अध्ययन करती रहती है, उसने जो रिसर्च की, उससे पता चला कि फॉर्चून की जो 500 टॉप कंपनियां हैं, उनमें से 54% कंपनियां अपनी वेबसाइट पर नियमित ब्लॉग पब्लिश करती हैं।
कंपनियों की मार्केटिंग का एक ब्लॉगिंग बहुत बड़ा हिस्सा है, और वहां एक नियमित अपडेटिंग आती रहती है। और ये जो ब्लॉगिंग है, इससे छोटे छोटे व्यवसायियों को बहुत लाभ होता है, लोग पढ़ते हैं इसे। यह भी पाया गया कि 70% जो उपभोक्ता हैं, वे विज्ञापनों से की तुलना में ब्लॉग पोस्ट को अधिक महत्व देते हैं, उसे पढ़ते हैं। लगभग 10 में से 8 इंटरनेट यूजर ब्लॉग पढ़ते हैं। अमेरिका की स्थिति तो यह है कि अमेरिकी पाठक ईमेल से की अपेक्षा ब्लॉग ज्यादा पढ़ते हैं। अब आप इस बड़े कैनवास को दिमाग में रखिए, और आप इस इंटरनेट के इस बड़े कैनवास के कारण आप देखिए कि पाठकों में इसका क्या असर होता होगा। इसका क्या असर होता है, इसकी कोई अभी कोई ऑथेंटिक रिसर्च हमारे सामने अभी नहीं आई है। लेकिन एक चीज एंड्रयू टीन ने रेखांकित की है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको जाननी चाहिए। वो ये है कि उन्होंने कहा कि इस पूरे सामूहिक तौर पर ये जो इस तरह की बम्बार्टमेंट है ब्लॉगिंग के जरिए, उसने मानवीय चेतना को भ्रष्ट करने में महत्वपूर्ण कारक की भूमिका अदा की है। खासतौर पर राजनीति संस्कृति के क्षेत्र में उसने बड़े पैमाने पर आम लोगों को भ्रमित किया है, और ब्लॉगिंग के जरिए व्यक्ति के निजी विवेक को उसने प्रभावित किया है। ब्लॉगिंग का इतना दबाव होता है कि व्यक्ति अपने निजी विचारों को भूल जाता है। यहां तक कि यह भी देखा गया कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसके बीच में अंतर करना भूल जाता है। और ये जो परिदृश्य पूरा का पूरा इंटरनेट और उसकी ब्लॉगिंग ने तैयार किया है, उस पृष्ठभूमि को ध्यान रखें, और तब आप सोचें कि सोशल मीडिया में जो लोग आते हैं, जो टिप्पणियां करते हैं, जो लिखते हैं, जो एमेच्योर राइटिंग है, जिनके पास में कोई विशेषज्ञ नॉलेज नहीं है, वे कितनी बड़ी समस्या खड़ी करते हैं। क्योंकि वे पाठक के अंदर सच क्या है और झूठ क्या है, इसका अंतर ही वो करना भूल जाता है। मसलन जब आपने किसी परिपक्व आलोचक के लिखे पर यह लिखा कि उनका तो लेख रद्दी है, तो लोग तो इसको पढ़ते हैं कि भाई फलाने ये लिखा रद्दी है। लोग ये सोचते ही नहीं है कि उसको ये योग्यता ही नहीं है जज करने की, ये विवेक ही नहीं है उसके पास में, वो टूल ही नहीं है उसके पास में कि वो एक निर्णय ले सके। तो एंड्रयू टीन कहते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसका अंतर पाठक भूल जाता है। अब आप, उन्होंने उदाहरण दिया है, ये ऑनलाइन जो विकीपीडिया है, जो कि एक तरह से ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, आप बच्चों से बात करके देखिए। बच्चे तत्काल कोई भी बात होती है, डिबेट होती है, तत्काल जाते हैं विकीपीडिया में खोज करते हैं, तत्काल जाते हैं इंटरनेट पर खोज करते हैं, और इंटरनेट पर जो लिखा है उस पर विश्वास करते हैं। वो ये मानते ही नहीं है कि इंटरनेट पर जो लिखा है वो गलत लिखा हो सकता है। क्योंकि ऑनलाइन जो इंसाइक्लोपीडिया है, जिसे हम लोग विकीपीडिया के नाम से जानते हैं, उस पर कोई भी कम शिक्षित व्यक्ति किसी चीज के बारे में लिख सकता है, और ऐसी बेशुमार सामग्री। क्यों? क्योंकि वहां जो भी सामग्री है वो किसी संपादक के द्वारा संपादित की गई सामग्री नहीं है। तो कोई भी जानता कि इसमें प्रामाणिक क्या है और अप्रामाणिक क्या है। जबकि इंटरनेट पर सूचनाओं को पाने की यह सबसे महत्वपूर्ण वेबसाइट है। हम ये कह सकते हैं कि ब्लाइंड पेज, अंधा पेज भी है ये, और इसके पाठक भी अंधे होते हैं। वहां जो लिखा है उसी को मानेंगे। और ये सच है कि विकिपीडिया में अनंत सूचनाएं, तो उसके अनंत पाठक हैं, असंख्य पाठक हैं उसके। एंड्रयू टीन कहते हैं कि यहां अंधा ही अंधों को नेतृत्व दे रहा है।
और इसने मिस इन्फॉर्मेशन और अज्ञानता को एक तरह से रिसाइकिल किया है। और यही वजह है कि विकिपीडिया पर कारपोरेट का एक तरह से छद्म तरीके से प्रोपेगेंडा भी चलता रहता है। और ये वो पहलू है जो कि ये जो मैं डिबेट आपके सामने खोल रहा हूं, डिजिटल सामंत, जो कि एक तरह से अपरपक्व लेखक है, अपरपक्व जो है वो ज्ञानी है, वो बड़ी संख्या में इंटरनेट पर छाया हुआ है। और ये अज्ञानता और मिस इन्फॉर्मेशन इसको रिसाइकिल करने का काम करता है। और ये संस्कृति के लिए, राजनीति के लिए, समाज विज्ञान के लिए, इतिहास के लिए, साहित्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज बस पहला एपिसोड है, इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस पर हम कई एपिसोड करेंगे, क्योंकि ये हमारी सामाजिक चेतना के लिए, इंटरनेट चेतना के विकास के लिए ये एपिसोड देखे जाने चाहिए, बहुत जरूरी है। और आप अपने दोस्तों को भी दिखाएं।